फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विल बी नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है जस्ट अ मिनट, सॉरी, इट्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने जो लास्ट टाइम इक्वेशन देखी डिस्कस की थी, उस इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म्स थी। पहली टर्म थी इनिशियल मोमेंटम, सेकंड टर्म थी वॉज इम्पल्स, और थर्ड टर्म जो थी वो फाइनल मोमेंटम थी। किसी बॉडी के ऊपर अगर इनिशियल मोमेंटम mv1 है एंड आफ्टर सम टाइम उस पर कुछ फोर्स लगती है F, और वो जो फोर्स है वो कुछ टाइम के लिए लगती है। 8 नहीं बजेंगे, 8 नहीं बजेंगे, 4:30 बजे मामा तुम्हारे पास है। गाइस माइक अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। गाइस माइक म्यूट कर लीजिए। हो रही है इसको कुत्ते की तरह कांस रहा है, कोरोना हुआ फिर तुम्हें। गाइस प्लीज ना माइक जरूर Okay. Okay, guys. So last class में we were discussing about the impulse momentum equation. इस class में we were discussing about conservation of momentum equation. It's another very important equation as far as the dynamics is concerned. इसमें important बात ये है कि हम इस equation में जो impulse वाली term है उसको हम zero consider कर लेते हैं। एंड वो ऐसा हम क्यों करते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इम्पल्स वाली इक्वेशन को जीरो कंसीडर कर लें, दैट मेक्स द इक्वेशन क्वाइट सिंपल एंड दैट इज इक्वल्स टू mv1 इक्वल्स टू mv2। ओके, तो किस केस में हम ऐसा कर सकते हैं और किस केस में ऐसा नहीं कर सकते, हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो अजम्पशन है, पहली चीज ये है कि अगर आपके पास जो टाइम पीरियड है जिसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रही है उस बॉडी पर वो बहुत छोटा है और जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो बहुत कम है, तो इस केस में हम सेकंड टर्म जो इंटीग्रल एफ डी टी है उसको हम अज्यूम करते हैं कि वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। यूजुअली ये जो इम्पल्सिव फोर्सेस होती हैं, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव। इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स है जो कि यूजुअली मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा होती है, बेशक वो बहुत कम टाइम के लिए लगे, और नॉन इम्पल्सिव वो फोर्सेस होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड में कम होती हैं और मैग्नीट्यूड में कम होती है, जिसकी वजह से उनका जो इफेक्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जब आप मोमेंटम और इम्पल्स इक्वेशन लिख रहे हैं। इसकी मिसाल यूं देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रैकेट और एक बॉल है, बॉल पर जब स्ट्राइक लगती है रैकेट की वजह से, तो जो फोर्स रैकेट बॉल के ऊपर लगा रहा है वो बेशक बहुत कम टाइम के लिए होती है, उसमें dt बहुत छोटा होता है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज क्वाइट हाई। तो वो जो रैकेट वाली फोर्स है वो इम्पल्सिव फोर्स होगी, बट उसी वक्त जो है वो बॉल का कुछ वेट भी एक्ट कर रहा होगा, और वेट जो है वो भी उस छोटे टाइम के लिए एक्ट कर रहा होता है। इन दैट केस जो वेट है वो एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स होगी जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस जो है उसको उसकी टर्म अगर हम उसकी टर्म को इस इक्वेशन में से निकाल सकते हैं। तो नॉन इम्पल्सिव इम्पल्सिव फोर्सेस का मेरा ख्याल है बात समझ में अगर आगे हुई आपको, तो इम्पल्सिव फोर्सेस वो होती हैं जो अमूमन मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत कम टाइम में लिखती हैं, और जो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस होती हैं जैसे वो वेट हो गया या फिर स्प्रिंग फोर्स है, जो कि अगर उस टाइम पर लग रही है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है कंपेयर टू द इम्पल्सिव फोर्सेस वो बहुत कम है। ठीक है, Sir, you muted your mic. ओके सॉरी। सो कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस थॉट। तो अब हमने इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव का हम फर्क फिर देख लेते हैं एक दफा कि इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड में काफी ज्यादा होती हैं और उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बॉल और रैकेट के केस की बात करता हूँ, तो बॉल का वेट इटसेल्फ भी एक फोर्स है, बट वो कंपेयर टू द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द रैकेट ऑन द बॉल इज क्वाइट स्मॉल। बेशक उसी टाइम के लिए लग रहा है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम इम्पल्सिव फोर्सेस को इग्नोर करते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। कि अगर हम यहाँ पे अच्छा, अगर इफ यू रिमेम्बर यूर फ्रॉम योर एलिमेंट्री क्लासेस, तो आपके पास जो मोमेंटम इक्वेशन थी वो आमतौर पर आप ऐसे ही लिखते थे, इफ यू रिमेम्बर mv1 इक्वल्स टू mv2। याद है आप लोगों को? ये वाली टर्म जो थी ये हमने अभी डिस्कस की है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की टर्म में इम्पल्स टर्म को भी हमने इंक्लूड किया है। तो खैर हम लेट्स सी सम एग्जांपल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ केसेस में
आपके पास इम्पल्स मौजूद होता है सिस्टम में, बट इम्पल्स होता क्यों है? इम्पल्स दो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बॉल्स हैं और दोनों बॉल आपस में टकरा रही हैं, तो होगा क्या कि दोनों बॉल्स का इनिशियल मोमेंटम होगा mv और दोनों बॉल्स का फाइनल मोमेंटम होगा mv2। बट व्हाट वुड हैपन जब बॉल आपस में टकरा रही होंगी, तो एक बॉल 1 और बॉल 2, फॉर एग्जांपल बॉल 1 बॉल 2 पे कुछ फोर्स लगा रही है बहुत थोड़े टाइम के लिए, और बॉल 2 जो है बॉल 1 पर बहुत थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगा रही है। तो बेसिक इनका इंडिविजुअल इम्पल्स मौजूद है, F1 dt और F2 dt, बट ये दोनों इम्पल्सेस जो है ना आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इन दैट केस जो इंटरनल इम्पल्स होता है वो 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी गाइस? आर यू फॉलोइंग मी? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ग्रेट। सो इंटरनल इम्पल्स से मुराद ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं एक स्नूकर है, या स्नूकर अगर आप कोई खेलता है, तो बॉल जब बॉल को हिट करती है, तो एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द बॉल व्हाट हैपेंस कि दोनों बॉल एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाती हैं, दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पहले बॉल 1 बॉल 2 पर इम्पल्स लगा रही है और बॉल 2 बॉल 1 पर इम्पल्स लगा रही है। इंडिविजुअली इम्पल्स मौजूद है, बट अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो वो दोनों इम्पल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, मतलब mv1 प्लस mv2 इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2 एनीवेज। तो बात समझ आ गई आप लोगों को मेरी बात कि मैं यहाँ पे इम्पल्स 0 क्यों हो रहा है इन केस ऑफ टू बॉल्स, और इम्पल्स एक तो इंटरनल फोर्स के साथ 0 हो जाता है, और दूसरा ये है कि अगर आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है कंपेयर टू द अदर फोर्स। एनीवेज हम एक सवाल देखते हैं दैट विल क्लियर समथिंग, एंड देयर इज अनदर एग्जांपल। हेलो जी बोलिए। तो ये जो आपने अभी एग्जांपल दी थी स्नूकर की कि एक बॉल दूसरी बॉल को स्ट्राइक करेगी तो अपनी वेलोसिटी जा रहा है वो उसको ट्रांसफर हो जाएगी उसमें, तो एग्जैक्टली वो जो बॉल 2 जो रेस्ट में है वो अपनी उसमें फोर्स कैसे सॉरी आप ट्रांसफर फिर करेगी, कौन सी वाली फोर्स? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं हम एग्जैक्टली जो आपने जब सवाल किया हम इसको बिल्कुल अभी हम आगे यही डिस्कस करेंगे कि आपके पास दो बॉल्स हैं और जब वो टकरा रही हैं तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली हम ये देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। मगर मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास एक बॉल 1 है उसका कुछ मोमेंटम है, ठीक है, और बॉल 2 का कुछ मोमेंटम है, मगर जब वो टकरा रही है दूसरे से तो क्या हो रहा है कि बॉल 1 बॉल 2 पे कुछ फोर्स लगा रही है और बॉल 2 बॉल 1 पर भी कुछ फोर्स लगा रही होगी। और अगर मैं इस फोर्स को उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं जिस टाइम तक के लिए वो कांटेक्ट में आ रहा है तो वो इम्पल्स कहलाएगा। बट इस केस में हो क्या रहा है कि दोनों इम्पल्सेस बॉल 1 का बॉल 2 पे और बॉल 2 का बॉल 1 पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। आर यू फॉलोइंग मी? तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास जो मोमेंटम वाली इक्वेशन मैंने यहाँ डिस्कस की थी अभी ऊपर, ये वाली इसमें ये टर्म 0 हो जाएगी अगर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, दोनों बॉल्स की बात कर रहा हूँ, राइट? मेक सेंस? सर मैं थोड़ा सा ना इस चीज में कंफ्यूज हो रही हूँ कि ऑपोजिट और इक्वल फोर्स तब लगेगी और वो स्टॉप तब होगा जब दोनों जो है बॉल्स, मतलब जैसे बॉल 1 ने बॉल 2 को स्ट्राइक किया और बॉल 2 भी वहीं रुकी रही और बॉल 1 भी वहीं रुकी रही, लेकिन जरूरी जब नहीं आप है। इस केस की बात कर रहे हैं नहीं जरूरी नहीं है। देखिए मिसाल के तौर पर हम ये केस आगे देखेंगे कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, और ये जो आपके पास आप जो सवाल कर रही हैं ये एग्जैक्टली हमारे पास आगे 2-3 स्लाइड्स के बाद हम ये टॉपिक कवर करेंगे, तो वी कैन वेट फॉर दैट टाइम, देन मे बी आपको चीज क्लियर हो जाएगी। बट अभी मेरा जो पॉइंट है वो ये कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ना जो इम्पल्स वाली टर्म है सेकंड टर्म वो 0 क्यों होती है। तो आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि आपके पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम हो जाए, तो वो 0 आती है कंपेयर टू द अदर फोर्स जो कि अमूमन एक्सर्टिंग फोर्स होती है। जैसे बॉल के केस में बॉल का अपना वेट मौजूद है बट बॉल का वेट कंपेयर टू द ब्रैकेट फोर्स इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई हम वेट की वजह से जो इम्पल्स है उसको इग्नोर कर देते हैं, बट जो रैकेट की स्ट्राइक फोर्स है उसकी वजह से इम्पल्स है वो मौजूद है अपनी जगह पे। बस क्लियर है बात? ठीक है जी सर। ओके। सो आपका सवाल जो है ना वो हम आगे बिल्कुल एड्रेस करेंगे। हम एग्जैक्टली यही बात देखेंगे कि जो दो बॉडीज हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं एंड दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली। वहां पे एक नई चीज हम देखेंगे जो मेरे ख्याल आपने पहले डिस्कस अपनी इंटर में या लेवल में डिस्कस नहीं की होगी, कि हम इम्पल्स को देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग क्या होता है, फिजिक्स क्या है उस चीज की। एनीवेज जस्ट अ मिनट, हम एक सवाल देखते हैं। एक सवाल है कि आप
800 kg hammer is driven into the ground. 800 rigid pile shown in the figure driven into the ground using a 300 kg hammer. The hammer falls from rest at a height of 0.5 meters and strikes the top of the pile. Pile समझते हैं क्या होता है आप लोग? Anybody knows what pile is? Guys, ये जो figure Yes, sir. देखेंगे यहाँ पे एक pile है that is actually used to for construction purposes. आप इसको insert करते हैं sand के अंदर और ऊपर से एक hammer की वजह से इसको अंदर दबाते रहता है. जो hammer है वो 300 kg की और pile जो है वो 800 kg का है. हैमर जो है वो उसके ऊपर गिर रही है और वो पाइल को अंदर सैंड में अंदर दबा रही है या धकेल रही है. अच्छा, किस हाइट से गिरी? 0.5 मीटर से वो ऊपर इसको स्ट्राइक कर रहा है. डिटरमाइन द इंपल्स विच द पाइल एक्सर्ट ऑन द हैमर. अपने इंपल्स निकालना है जो कि impulse which the pile exert on the hammer if the pile is surrounded entirely by loose sand so that after striking the hammer does not rebound off the pile. ठीक है, वो कह रहा है कि आपके पास एक पाइल है, वो पाइल सैंड में है और जब आपके पास स्ट्राइक लग रहा है हैमर से तो वो पाइल जो है नीचे की तरफ जा रहा है. नाउ वी हैव 3 डिफरेंट पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3. पॉइंट 1 जो है वो जहाँ पे हैमर इज अबाउट टू फॉल. पॉइंट 1 जो है वो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द पाइल एंड पॉइंट 2 जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द पाइल. तो ऊपर से कह लो कि एक हैमर है जो गिर रहा है पाइल के ऊपर और पाइल को नीचे जमीन में इंसर्ट कर रहा है. तो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द हैमर. आपके पास अगर मैं एनर्जी क्वेश्चन लगाता हूँ, एनर्जी क्वेश्चन क्या थी? इफ यू रिमेंबर, T0 plus V0 equals to T1 plus V1. What is T0? T0 is the initial kinetic energy, V0 is the initial potential energy. अच्छा, यहाँ पे जो 1 है, 1 is the point जो कि just before striking the pile, मतलब जो हैमर है वो जब इनिशियल था 0 पॉइंट पे था, that is 0.5 above the datum, उस पॉइंट को मैं 0.0 कह रहा हूँ और just before striking the pile वो जो है वो 0.1 है. ठीक है, तो आपके पास जो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी बैलेंस लगाता हूँ एट 0.0 एंड 0.1 तो इनिशियली जो है वो काइनेटिक एनर्जी 0 है. मास mh मास है आपका हैमर है. vh जो है वो 0 हो जाएगी बिकॉज द हैमर इज स्टेशनरी. whereas you have some potential energy which is nothing but the mass of the pile m g and h is which is 0.5 हाइट जो है. whereas on the right hand side आपके पास जो हैमर की वेलोसिटी है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द पाइल वो VH1 कह रहा हूँ. H1 इज बेसिकली द पॉइंट बिफोर जब वो स्ट्राइक कर रहा है. और WHY 0 क्यों हो रहा है? बिकॉज अब आपने डेटम को पाइल की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो वो Y1 वहाँ पे 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? वी आर गेटिंग अ वैल्यू विच इज 3.132 मीटर्स पर सेकेंड. नाउ अब हम बात करते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि जो फ्री बॉडी डायग्राम बनी है इसको देखते हैं. इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम फ्रॉम जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन द वेट ऑफ द हैमर एंड पाइल द रेजिस्टेंस फोर्स Fs. अच्छा, Fs कौन सी फोर्स है? जो कि पाइल नीचे जा रहा है तो ये जो सैंड फोर्स लगा रही है ये Fs फोर्स है जी. ये somebody circle the zero. So zero is basically उस हैमर का जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है. अगर आप गौर करो कि अगर मैं डेटम यहाँ बना रहा हूँ तो ये एक पॉइंट है 0.0 और दिस इज 0.2 राइट, 0.1 सॉरी 0 एंड 0.1. तो 0.1 पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 है. 0.1 पे सॉरी 0.0 पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 है. 0.1 पर जो है पास काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी 0 है. दैट्स व्हाई आपके पास जो सेकंड टर्म है ये 0 हो रही है बिकॉज डेटम आपने वहां सेट किया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं. Fs वो फोर्स है जो कि सैंड की रेजिस्टेंस है. अब फिर भी बात है, दिस फोर्स इज क्वाइट लो इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द फोर्स जो ऊपर से लग रही है. ओके, वेट ऑफ द हैमर जो है वो कंपेयर टू द फोर्स, फिर मैं बात कर रहा हूँ वेट जो है वो एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स होती है क्योंकि वेट जो है वो कांस्टेंट हो रहा है, जबकि जो आपके पास जो इम्पल्सिव फोर्स होती है वो फॉर एग्जांपल एक मशीन लगा रही है. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेशक वी हैव द वेट ऑफ द पाइल, अगेन इट्स नॉन इम्पल्सिव फोर्स. वेट्स आर यूजुअली नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस. अब यहाँ पे देखो, अगर जो फोर्स हैमर लगा रहा है और वही फोर्स आपके पास आपका पाइल लगा रहा है तो यहाँ पे जो इम्पल्स वाली बात है वो 0 हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है. We have a conservation of momentum. We can apply conservation of momentum on this case कि हैमर ऊपर से स्ट्राइक कर रहा है पाइल के ऊपर
और पाइल और हैमर के दरमियान जो इम्पल्सिव पॉइंट था, जिस पॉइंट पर हैमर और पाइल टकरा रहे हैं, वो जो आर वैल्यू है, आर वैल्यू आपस में दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करता हूँ, जैसे इमेजिन दिस इज एग्जैक्टली द केस कि दो बॉल्स हैं, एक बॉल बैलेंस कर रही है, एग्जैक्टली बैलेंस कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है, एक ही बात है। ऊपर से एक बॉल आ रही है, नीचे से एक बॉल को आप पुश कर रहे हैं, तो बेसिकली जिस पॉइंट पे वो टकरा रहे हैं वहां पे बहुत थोड़े टाइम के लिए जो रिएक्शन, जो इम्पल्स हो रहा है वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों के हिसाब के लिए मोमेंटम की इक्वेशन लिखता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास mvh1 बेसिकली क्या है, मास ऑफ हैमर for velocity of the hammer at point 1 and mass of pile, velocity of pile initially वो 0 है। now what is happening कि at second time पे क्या हो रहा है, देखो this is very important to understand। देखो पहले क्या था, पाइल जो हैमर था वो पॉइंट 0 पे था, जहां वेलोसिटी उसकी 0 थी, हैमर नीचे ड्रॉप हो रहा है, वो पाइल से जस्ट पहले पॉइंट 1 पे आ गया, ठीक है। पॉइंट 1 पे उसकी वेलोसिटी जो है वो VH1 थी। अब अगर मैं बात करता हूँ कि जब उसने इसको स्ट्राइक किया, जब पाइल और हैमर आपस में टकराते हैं, तो व्हाट हैपेंस कि इनिशियली जो मोमेंटम है वो कितना है, पाइल हैमर का मोमेंटम MHVH1 है और पाइल का मोमेंटम 0 है, बिकॉज इट्स वेलोसिटी 0। बट जब वो टकरा रहे हैं तो व्हाट हैपेंस कि टकराने के बाद हैमर और पाइल दोनों की वेलोसिटी एक हो जाएगी। यूं समझ लो कि अगर आप ऊपर से एक चीज गिर रही है, किसी चीज के ऊपर टकराई और उसने नीचे इसको पुश किया, जब पुश करते वक्त जिस वेलोसिटी से हैमर नीचे जा रहा है उसी वेलोसिटी से पाइल नीचे जाएगा। तो आपने यहाँ पे दोनों के लिए V2 लिखा। Does it make sense? Guys, सर रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूँ कि देखो, अगर लेट्स से कि एक ऊपर से हैमर गिर रहा है पाइल के ऊपर, ठीक है, पाइल के ऊपर हैमर गिर रहा है, हैमर की इनिशियल पोजीशन जो है वो 0 है, वहां वेलोसिटी 0 है। अब हैमर नीचे गिर रहा है, पाइल पर स्ट्राइक करने से जस्ट पहले पॉइंट 1 है, करेक्ट। पॉइंट 1 पे उसकी वेलोसिटी 3.12 है। अब जब हैमर ने उसको स्ट्राइक कर दिया तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो बाउंस बैक नहीं कर रहा, हैमर जो है वो टकराने के बाद उसने रिबाउंड नहीं किया, लिखा हुआ है ना, आफ्टर स्ट्राइकिंग द हैमर डज नॉट रिबाउंड ऑफ द पाइल। देखो रिबाउंड का मतलब क्या है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कि हैमर की सरफेस और पाइल की सरफेस जो है वो आपस में स्टिक कर गई। अब जब वो नीचे धकेल रहा होगा तो जिस वेलोसिटी से हैमर नीचे जा रहा है उसी वेलोसिटी से पाइल नीचे जाएगा, ऑलराइट। सर हम ये कह सकते हैं कि जब फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो या कुछ भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं हो तो ये मुमकिन है सिर्फ। देखिए फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन फोर्सेस? सर मतलब एयर फ्रिक्शन हो सकती है और उनकी आपस में दोनों की अलग अलग फ्रिक्शन भी हो सकती है, जिसकी वजह से सारी की सारी वेलोसिटी उसमें ट्रांसफर नहीं होगी। देखिए अभी क्या हो रहा है, हाँ एग्जैक्टली, देखिए मोमेंटम जो है ना, कंजर्वेशन मोमेंटम जो है ना, बेसिकली यहाँ मैं एक और बात करता हूँ, आप गौर करो कि क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन लिखी है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, इसमें हमने बहुत सी चीजें इग्नोर किया है, ठीक है। इट्स अ परफेक्ट सिस्टम। यहाँ पे मिसाल के तौर पर जब फ्रिक्शन होगा तो आपके पास हीट लॉसेस भी होंगे और साउंड लॉसेस भी होंगे, साउंड एनर्जी भी डिसिपेट हो रही होगी। तो साउंड एनर्जी को तो कहीं इंकॉर्पोरेट किया, तो आपके पास जो वेलोसिटी VH1 आ रही है, दिस विल नॉट बी द वेलोसिटी इन द रियल केस। VH1 would not be 3.12, it could be like less, it should be less than this value because यहाँ पे कुछ एनर्जी डिसिपेट भी हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। यहाँ पे जो केस है उस केस में ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि तमाम जो एनर्जी डिसिपेशन है या लॉसेस है वो इग्नोर किए हैं आपने। What I'm trying to explain here, the key point is कि हैमर जो है जब वो टकरा रहा है पाइल के ऊपर तो हैमर बाउंस बैक नहीं कर रहा, बल्कि हैमर उस पाइल की सरफेस के ऊपर स्टिक करके उसको नीचे की तरफ धकेल रहा है। At that instant, what happens? कि hammer and pile becomes a single entity, or we can say that the velocity of these two bodies, hammer and pile, will be equal. That's why जो हमने right hand side पर momentum equation लिखी है उसमें V2 की वैल्यू दोनों के लिए लिखी है, pile के लिए भी और hammer के लिए भी। Does it make sense? Yes sir. सर नहीं समझ नहीं आ रहा? Yes sir, आ गया समझ। आ रहा है सर। ठीक है, 300 kg हैमर है, उसकी वेलोसिटी 3.12 है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। मास ऑफ द पाइल जरूरत नहीं है बिकॉज मास जो पाइल है वो भी स्टेशनरी है, 0। अब जब वो टकरा गया तो मास 300 kg है हैमर का, बट उसकी वेलोसिटी V2 हो गई, और 800 kg पाइल का मास है, उसकी वेलोसिटी भी V2 हो गई। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन इजीली फाइंड
0.854 the final moment, final velocity of the hammer कह लें या पाइल कह लें। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम इक्वेशन की, इंडिविजुअली हम बात कर लेते हैं किसकी, हैमर की। तो हैमर जो है उसका जो मास है वो 300 kg था, उसकी वेलोसिटी जो है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग 3.13 थी। नाउ अगर आप देखो कि यहाँ पे जो हैमर है ना वो एक इम्पल्स पर अप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, दिस इज नॉट फॉर द सिस्टम, दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर द हैमर। सही है? मेक सेंस? यस सर। ठीक है, यहाँ पे दूसरी पाइल नहीं मौजूद, सिर्फ हैमर की बात हो रही है। अगर मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ तो पाइल उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, यही फोर्स हैमर पे लगी होगी। देखिए, बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, अगर आप इनिशियल मोमेंटम ऑफ द हैमर ओनली, मैं से बात कर रहा हूँ हैमर की। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द हैमर 300 kg इनटू द वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। नाउ व्हेन इट टचेस द पाइल सरफेस, पाइल ने उस पर कुछ फोर्स लगाई। वो फोर्स कितनी है? आर ऊपर की तरफ, हमने नीचे की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव लिया हुआ है तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द हैमर, मास सेम रहेगा और वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? 0.85, जो आपने पिछले स्टेप से निकाली है। सो नाउ यू गॉट द इम्पल्स ऑफ द हैमर, जो हैमर ने इम्पल्स बर्दाश्त किया है, विच मीन्स दैट अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपने मोमेंट इम्पल्स निकाला है, ये इम्पल्स जो है यहाँ पे कैंसिल आउट क्यों हुआ था? बिकॉज यहाँ पे आर एंड माइनस आर विल आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। ठीक है, तो दिस इज द इंडिविजुअल इम्पल्स जो कि पाइल भी बर्दाश्त कर रहा होगा और आपके पास जो क्या कहते हैं हैमर है वो भी ले रहा होगा। एनीवेज, हम एक और सवाल देखते हैं दैट विल क्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल इम्पल्स एंड कैंसिलिंग आउट ईच अदर विल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ 4 kg सर वैसे प्रोजेक्टाइल। एक छोटा सा सवाल है। जी बोले सर, अगर वो कैंसिल आउट कर देगा तो फिर वो पाइल जो है वो नीचे ही नहीं जाएगा सर? नहीं, क्यों नहीं जाएगा? अगर फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रिएक्शन से। नहीं, इम्पल्स कैंसिल आउट हो रहा है बट फोर्स तो लगेगी ना। इम्पल्स इज कैंसिलिंग आउट बट यू हैव अ नेट मोमेंटम। ओके। नाउ ये देखते हैं एक प्रोजेक्टाइल ऑफ 4 kg is like just a minute. It travels with a horizontal velocity of 600 meter per second. एक प्रोजेक्टाइल है जो 600 मिलीमीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है बिफोर इट एक्सप्लोड्स। ठीक है, breaks into two fragments A and B of mass 1.5 kg and 2.5 kg respectively. Mass of A जो है वो 1.5 kg और mass of B जो है वो 2.5 kg respectively. If the fragments travel along the parabolic trajectories shown, determine the magnitude of the velocity of each fragment just after the explosion and the horizontal distance dA where segment A strikes the ground at C. देखो क्या हो रहा है, एक प्रोजेक्टाइल है जो 600 मिलीमीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली। इस पॉइंट पर आता है, वो धमाका होता है और प्रोजेक्टाइल जो है वो एक बी बन जाता है, एक प्रोजेक्टाइल ए बन जाता है। मतलब इसी प्रोजेक्टाइल को आप तो इसमें तोड़ देते हैं। तो मास है बी का वो 2.5 है और जो ए पार्ट है या जो ए पोर्शन है उसका मास जो है 1.5 है। दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, एक राइट साइड पर ट्रेवल करता है, एक लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करता है और ऊपर की तरफ वही नीचे की तरफ जाता है। इसका वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 60 मीटर से दोनों का जो टकराते हैं, एक पॉइंट इस पर टकराता है और एक सी पे टकराता है। सवाल ये कि हमें डीए निकालना है और वेलोसिटीज निकालनी है जस्ट आफ्टर इट एक्सप्लोड्स। सवाल समझ में आ रहा है गाइस? इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, हम आगे देखते हैं सवाल। यहाँ पे हमने एक्सेस ड्रॉ कर लिया एक्स वाई। अब देखो, आप गौर करो कि जब ये टूटा है, जब ये एक्सप्लोड हुआ है तो इसका एक डाउनवर्ड, इसका एक वेट होगा जिसको हम डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी कह देते हैं। बट सिंस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बी आर नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे। अब हो क्या रहा है, जब ये एक्सप्लोड हुआ तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किए। वो दोनों फोर्सेस जो है वो इम्पल्सिव फोर्सेस थी, बट वो एक पेयर ऑफ फोर्सेस है। देखो यूं समझ लो कि अगर आप एक शेल है जो कि प्रोजेक्टाइल है, वो धमाके से टूटता है तो शेल ए और शेल बी आपस में एक दूसरे पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? वो दोनों जो इम्पल्सिव फोर्सेस हैं इंडिपेंडेंटली तो मौजूद है, बट एज अ सिस्टम मोमेंटम की जब बात की जाए तो वो कैंसिल आउट कर रहे हैं।
तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ मोमेंटम की अलोंग एक्स एक्सिस, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्स अगर मैं देखो एम वी एक्स, दिस इज द इंशाल जी बोलिए, इंशाल जी, इंशाल यू रेज द हैंड, इंशाल ओके ओके। सो यहाँ देख लें, इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है उसकी इनिशियल मोमेंटम कितना है 600 मीटर पर सेकंड, और वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा है। तो अगर मैं मोमेंटम की इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस लिखता हूँ तो इनिशियल मोमेंटम क्या है एम वी एक्स, और मास पूरा हो जाएगा आपके पास 4 kg, वी एक्स जो है वो 600 मीटर पर सेकंड हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस कि आपके पास जब वो वही मास दो हिस्सों में टूट जाता है, एक 1.5 kg और एक 2.5 kg, ए जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी वी ए कहते थे, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर द एक्सप्लोजन, और cos 45 बिकॉज हम उसका एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। सिमिलरली वी बी जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहा था, और उसका 2.5 जो इसका मास है और cos 30 जो उसका एंगल है। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बनती है जिसके अंदर वी ए और वी बी मौजूद है। ये वी ए वी बी क्या है बेसिकली, आफ्टर द एक्सप्लोजन उस कंबाइन या प्रोजेक्टाइल जो कि टूट गया था धमाके के बाद, उसके दो फ्रेगमेंट्स हैं ए एंड बी। नाउ अगर मैं यही मोमेंटम इक्वेशन अलोंग वाई लिखता हूं तो एम वी वाई जीरो क्यों है, बिकॉज प्रोजेक्टाइल वो इनिशियली हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, इट्स देयर इज नो वाई कंपोनेंट, बट आफ्टर द एक्सप्लोजन नाउ इट हैज टू कंपोनेंट्स। तो आप गौर करो तो कि एम वी वाई जीरो है, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव सेम मास 1.5 वी ए sin 45। अब ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज एम ए इज वर्टिकली अपवर्ड वेयर एज वी बी एम बी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जो दूसरी टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी विद द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइन एंड 40। So now we have VB and VA and two equations V and VB. We can simultaneously solve them to get the V and VB. What this V and VB shows? This V and VB actually are the velocities of the fragments of the projectile which is moving initially along x-axis, और धमाके एक्सप्लोजन के बाद वो V और VB velocity से वो ट्रेवल कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि हमारे पास DA डिस्टेंस निकालना है। DA कितना होगा? नाउ वी कैन गो बैक टू द प्रोजेक्टाइल थ्योरी। अगर हम बात करते हैं वी की, तो वी का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 60 था। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ तो इट इज डाउनवर्ड 60, s equals to v naught, s equals to vit plus half at square, s naught y, the initial y is 0, v naught y at the time of explosion के बाद 3090 था जो यहाँ से निकाला है आपने, उसका आपने साइन कंपोनेंट क्यों लिया, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द वर्टिकल डिस्टेंसेस। TAC is the time required from A to C. Furthermore, minus 9.8 exactly the same relaxation due to gravity because it's acting downward. यहाँ से आपके पास T की इक्वेशन आ गई, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने उसको सॉल्व किया, you get TAC which is the amount of time required by the projectile fragment A to reach point A to point C, right? Got it? ये 445.62 seconds है। Now सर आप बहुत तेज जा रहे हैं। तो यार बच्चों बोलो ना मुझे यार, फीडबैक नहीं दोगे मुझे कैसे मालूम होगा आपको समझ नहीं आ रहा। सर पिछली इक्वेशन दोबारा सुन। तो यार मुझे वही तो बोल रहा हूँ भाई, मुझे बताओगे तो मैं मुझे मालूम होगा ना, मुझे इल्हाम थोड़ी होगा कि आपके पीछे हो। जी कहाँ मसला है? जी मोइन सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके तो दो आंसर्स आएंगे ना? जी जी, इसमें नेगेटिव होगा आप इग्नोर कर देंगे एंड द पॉजिटिव यू विल टेक इट एज देन योर रूट, ठीक है? अच्छा सवाल कहाँ मसला हो रहा है मुझे बताओ, बिकॉज़ वी हैव 2 minutes left। नहीं सर ये वी और बी भी निकल गया, उसके बाद कहाँ लगा इक्वेशन? ये देखो ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये आपके पास सेम वो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन मोशन वाली इक्वेशन है ना, s इक्वल्स टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, बट हम इसको s अलोंग y लगा रहे हैं, तो s y लिख दिया हमने, मतलब वर्टिकल एक्सिस, और वेलोसिटी के भी y कंपोनेंट्स आएंगे ना, तो यहाँ से आपके पास TAC की इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। यहाँ से TAC एक सिंगल वेरिएबल है इस इक्वेशन में, तो आपके पास एक वैल्यू आ गई TAC व्हिच इज 445.62 सेकंड्स। करेक्ट? ठीक है सर, ठीक है। नाउ अगर मैं यही इक्वेशन जो कि मैं अलोंग मतलब y लगाई थी, मैं इसको अलोंग x लगाता हूँ, तो हमें DA निकालना था, उसका इनिशियल वैल्यू 0 थी बिकॉज एक्सेस आपने वहां ड्रॉ किया हुआ है। V नॉट x cos 45, टाइम निकाल लिया 445 अपने पिछले स्टेप से, सो नाउ यू गेट द डिस्टेंस व्हिच इज 974 किलोमीटर्स इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? जब ये टकराया तो यहाँ ये जो है, ये एक जो आपके पास जो A फ्रेगमेंट है वो उस पॉइंट सी को कहाँ हिट कर रहा है, 974 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन।
ठीक है, मैं को रिकैप कर देता हूँ जल्दी से बिकॉज यू आर एक मिनट से कम टाइम सर एक बात पूछनी थी सर। सर ये जो एम वी वाई इज इक्वल टू एम ए, जो एक तो ऊपर की तरफ जा रही थी ना, तो एक तो नीचे की तरफ आ रही थी, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए था। ऐसा नहीं है यार, आप देखो एक्सेस देखो ना, मुझे पॉजिटिव नीचे ऊपर नहीं होता, आप एक्सेस देखो। ओके सो यहाँ पे किसको मसला था तो यस सर, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन सर, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन बात करें सर, पॉजिटिव हम लोगों ने ऊपर कंसीडर किया है, ठीक है, तो अगर राइट हैंड ओके देखो मैं फिर बताता हूँ, देखो मिसाल के तौर पर आप यहाँ 45 देखो, का जो एंगल बना रही है सर, हाँ, वो ठीक। ऊपर मतलब पॉजिटिव और कंसीडर। नहीं ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे देखो VA, ये कोई दो एक जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो आपके पास फ्रेगमेंटेशन हुई है ना ए और बी की, बी जो है वो राइट साइड पे मूव कर रहा है, ए जो है लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, बी राइट की तरफ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ए लेफ्ट की तरफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। VB जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, इट इज डाउनवर्ड, मतलब y नेगेटिव है इसका, x पॉजिटिव है, VA जो है इसका x नेगेटिव और y जो है वो पॉजिटिव है, समझ नहीं बात? ठीक है, ऐसे ही है ना जी बिलाल? जी बिलाल जी हो ना? सर, अदनान। Okay, अदनान तो भाई, तो भाई ए जो है वो किस तरह मूव कर रहा है, ए का x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, बी का x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ठीक है जी। अब यहाँ देख लो, यही लिखा हुआ है, ए का x नेगेटिव था और बी का x पॉजिटिव था, ये लिखा हुआ है ना भाई? जी सर, ये लिखा हुआ है। और यहाँ देख लेते हैं, ये जीरो क्यों हो रहा है, बिकॉज इनिशियली जो प्रोजेक्टाइल है वो x एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, इट इज नॉट ट्रेवलिंग विद एन एंगल, राइट, दैट्स व्हाई y जीरो है इसका, ठीक है। हेलो, एंड ऑन द राइट हैंड साइड जो a का y था ऊपर की तरफ था, ठीक है, जब भी पॉजिटिव आ गया, और b का जो y था नीचे की तरफ था, नेगेटिव आ गया, सही है, मेक सेंस? ठीक है सर, वो लिखा हुआ ये था, मैं ऐसे ऊपर इक्वेशन देख के बोल रहा था कि नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही ना, आप उसको देखो ना जो यहाँ पे ड्रॉ की थी। ओके एनीवेज, VA VB निकालने के बाद आपने बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सप्लोजन टू द पॉइंट C निकालना था। उसके लिए आपने पहले प्रोजेक्टाइल इक्वेशन अप्लाई किया अलोंग x एक्सिस, मतलब जो s इक्वल्स टू VIT प्लस RPT स्क्वायर होती है, उसको आपने पहले अप्लाई किया y एक्सिस के अंदर, फिर आपने उससे टाइम निकाला, and then you use the time to calculate the distance along the x axis, जिसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है भाई? कोई सवाल इसमें? जी मोइन, यू देयर? मोइन ऑनलाइन है? गाइस कोई सवाल किसी का जो हम मिस हो गया था, प्लीज। सर वो लास्ट क्वेश्चन से एक सवाल करना था। जी जी बोलिए, ये वाला सवाल, ये वाला, ओके बोलिए। आपकी आवाज, जी जी बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। इंटरनेट प्रॉब्लम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। आप लिख दो, मुझे चैट में लिख दें, मैसेज कर दें, मैं चैट में मैसेज कर दें, मैं पढ़ लेता हूँ। फाइल की भी जाहिर है वो डाउनलोड जाएगा उसमें। सॉरी मुझे समझ नहीं आया, मुझे प्लीज आपका शायद आपकी तरफ से आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज कट रही है, उनकी दूसरी। मेरी आवाज कट रही है, सॉरी यार। जी सर, उनकी आ रही है। ओके, मेरी तो मसला नेट का है, आई गेस, आई एम सॉरी। तो काइंडली आप एक काम कीजिए, आप मैसेज टाइप कर दें, मैसेज में टेक्स्ट में, मैं पढ़ लेता हूँ, या आप दोबारा बताओ, शायद मैं आवाज अब सुन लूँ, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। जी गाइस, जी आयशा। यस सर। जी सर आपको आवाज आ रहा है? जी आई कैन। ओके सर, मैं ये कह रही थी कि हमें पता है कि इसमें हैमर की शुरू से अपनी एक वेलोसिटी थी, ठीक है, और जब वो पाइल से स्ट्राइक हुआ तो पाइल डाउनवर्ड गया क्योंकि उसने अपनी वेलोसिटी उसमें ट्रांसफर कर दी। तो सर मुझे एक बात ये बताएगा कि जब पाइल अंदर तक जाता रहा तब भी हैमर उसके साथ जाता रहा, या हैमर वहीं रुक गया और फिर पाइल अंदर जाता रहा? ऐसा तो नहीं हुआ ना? ऐसे ही हुआ है,
एक्चुअली देखिए आपने लिखा हुआ है कि बाउंस बैक नहीं किया। देखो हैमर ने जब टकराया ना पाइल को, तो हैमर पाइल को अपने साथ लेते हुए नीचे जा रहा है। जब भी हम यहाँ पे V2 की वैल्यू ना बराबर, दोनों केसेस हैमर के साथ भी V2 लिख रहे हैं और पाइल के साथ भी V2 लिख रहे हैं। सही। तो सर फिर मेरा सवाल ये है कि जब वो उसके साथ-साथ जाएगा तो हमें पता है कि हैमर की भी अपनी वेलोसिटी है, ठीक है? और जो कि वो डाउनवर्ड जा रहा है उसकी वेलोसिटी तो और इंक्रीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि वो जब अपनी वेलोसिटी सारी की सारी पाइल में ट्रांसफर करेगा, तो पाइल की एक हो जाएगी अपनी वेलोसिटी, फिर उसके बाद वो और भी ज़्यादा हैमर दोबारा वो अपनी वेलोसिटी उसमें ट्रांसफर नहीं करेगा, तो जाके फिर ऐसे लगेगा उसकी एक्सेलरेशन हो रही है। तो एक्सेलरेट नहीं करेगा वो? चलिए एक काम करते हैं, नहीं ऐसा देखो, एक काम करता हूँ, आप जैसे इमेजिन करो कि एक पाइल है जो कि 800 केजी का पाइल है, जो कि एक बहुत ही वजनी चीज है, ठीक है? तो जमीन के अंदर आपने उसको दबा दिया, ठीक है? अब आप ऊपर से आप उसको हैमर स्ट्राइक कर रही है। हैमर जो है वो 300 केजी का है। हैमर की जो वेलोसिटी है जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग वो है 3.13। अब आप इमेजिन करो कि जब वो टकरा रहा है उसके ऊपर और बाउंस बैक नहीं कर रहा, तो टकराने के बाद उसकी जो जो उसको यूं करो ना, जो पुश करने की वेलोसिटी है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.85, जो कि डेफिनेटली कम होगी। देखिए सही जो सर, ठीक है। आप इमेजिन करो कि आप एक बहुत ही वजनी चीज के ऊपर से स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है? 800 केजी के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं आप 300 केजी की हैमर से। हैमर टकरा के बाउंस बैक नहीं करता, बल्कि टकराता है तो फिर अंदर उसको पुश करना शुरू कर देता है। अब क्या हुआ कि हैमर और पाइल जो है वो एक एंटिटी बन गए। दैट मेक सेंस? एक एंटिटी बन गए जिनका कंबाइंड मास क्या हो गया, 300 प्लस 800। अगर आप राइट साइड पे कॉमन कर लो V2, तो ये बन जाएगा ना 300 प्लस 800। जी सर। और V2 जो है वो क्या हो जाएगी, उनकी कंबाइंड वेलोसिटी। मतलब हैमर भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आपकी पाइल भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। मतलब सवाल में लिखा है कि वो बाउंस बैक नहीं कर रहा, उसने रिबाउंड नहीं किया, व्हिच मींस कि जब हैमर टकराया पाइल पे, तो टकराने के बाद अब वो उसको पुश करना शुरू कर रहा है, और वो जो पुश कर रहा है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो 0.85। और ये जो है ये मैथ बता रही है आपको। देखो मैथ्स जो है ये बता रही है कि आपके पास जो वेलोसिटी है V2 जिसपे हैमर और पाइल मूव कर रहे हैं आफ्टर द स्ट्राइक, वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम है कंपेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द हैमर। एंड दैट मेक्स सेंस बिकॉज अगर आप इसको रियलिटी में देखो कि आपके पास एक सैंड के अंदर आप पाइल को रखा हुआ है, आपने उसको बरी किया हुआ है, फिर आपको धक्का ऊपर से हैमर को हिट किया और फिर उसको पुश कर रहे हैं, डेफिनेटली वेलोसिटी कम होती है उसकी। और अगर फिजिक्स समझ, अगर आपको लेट्स से इफ यू आर नॉट लाइक गेटिंग द पिक्चर, तो मैथ्स बता रही है कि V2 बहुत छोटी है। इस मैथ्स में तो मसला नहीं है ना आपको, ओके सही। इक्वेशन जो जी निकल सर, V2 का समझ में आ गया। V2 कम आ गई ना, तो V2 जो है वो कंबाइन जी है। सर। मतलब देखो, आप देखो सवाल के शुरू में आखिर में एक सवाल लिखा था, आफ्टर स्ट्राइकिंग द हैमर डज नॉट रिबाउंड ऑफ द पाइल। मतलब टकरा के वापस नहीं आ रही, बल्कि वो अपने साथ इसको लेके जा रही है नीचे, ठीक है? सही से समझ आ गई। ठीक है, ठीक है। कोई और सवाल गाइस? नहीं? एनी अदर? सर इससे पिछले सेशन का सर सवाल था एक। हाँ बताओ। सर वो जो आपने बताया था ना जिसमें हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। जी जी, ये वाला, दिस वन। सर यस सर, दिस वन। सर इसकी जो है ना सर, मुझे इम्पल्स वाला जो हम क्वेश्चन निकालते हैं वो समझ नहीं आई। ओके देखो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या क्योंकि होता है? उन्होंने डेरिवेटिव। जी हाँ ओके, देखो डिफरेंशिएट जब आप इंटीग्रेट करते हो तो बेसिकली क्या करते हो, आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हो ना। अब एरिया अंडर द कर्व जो है वो एक कंटीन्यूअस कर्व का जो है वो इंटीग्रेशन निकलता है, और एक डिसकंटीन्यूअस कर्व है ना, ये जो लिखा है फिगर्स है, दीस आर ऑल लाइंस, दीस आर डिसकंटीन्यूअस कर्व्स। हर लाइन जो है वो एक, उसके नीचे डिफरेंट एरिया ना, मतलब पर्पल लाइन जो सॉलिड लाइन है उसके नीचे एक ट्राइंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल है। तो अगर मैं इन तमाम का एरिया निकालूं तो मेरे पास क्या होगा, F1 का इम्पल्स आ जाएगा। बिकॉज एरिया मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम। तो आपने बेसिकली यहाँ पे यही किया कि जो F1 है उसमें ये जो हाफ लिखा हुआ है, हाफ 20 into 1, दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, एंड दिस इज द एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। नाउ व्हेन यू आर डीलिंग विद द F2 जो कि एक डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल के एरिया आ रहे हैं, हाफ 20 into 3 minus 0 एंड हाफ 20 into 4 minus 3। तो ये बेसिकली आपने एरिया निकालने, एरिया निकालने से आपके पास डायरेक्ट क्या आ गया, इम्पल्स, मतलब फोर्स। देखो एरिया अंडर द कर्व
का अगर आपको आइडिया है कि फोर्स और टाइम का जो कर्व बना हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर फोर्स और टाइम लिखा हुआ है, आप उसका जो भी कर्व उसका एरिया अंदर कर्व निकालेंगे दैट विल बी द इम्पल्स, बिकॉज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो इम्पल्स की डेफिनेशन होती है। समझ आया? ओके सर। सर आप इधर देखिए, ये जो एफ एक्स डी टी है, इसमें सर टाइम की वैल्यू 4 सेकंड है, लेकिन उन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया। ये नहीं क्या बच्चे कि यहाँ पे जो 60 लिखा हुआ है ना, देखो 60 क्या चीज लिखी हुई है, 60 इम्पल्स है। ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन से आपके पास इम्पल्स आ रहा है ना, जो टाइम मल्टीप्लाई करने वाली बात थी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी टी, ऑलरेडी आपने जब यहाँ पे एरियाज निकाले हैं तो यहाँ पे ये आपने निकाल लिया। देखो कि यूनिट्स क्या है, न्यूटन इनटू सेकंड्स, so you do not need to multiply it again with time। नहीं समझ आ रहा? नो सर। तो यार एक सिंपल सी बहुत बेसिक सी बात है ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपने आई जो है वो खुद इम्पल्स है, इम्पल्स की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम, राइट? अब जब ये तमाम तीनों जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये आपका एरिया निकाल रहे हैं किसका, इस F1 और F2 का, तो जो वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है क्वांटिटी, वो खुद इम्पल्स है, वो फोर्स नहीं है। This 60 is not force actually. This 60 is basically impulse. इसके यूनिट देखो ना यार, यहाँ पे यूनिट चेक करो, न्यूटन इनटू सेकंड लिखा हुआ है, न्यूटन नहीं लिखा हुआ। यस सर, यस सर। डायरेक्ट तो यूज कर सकते हैं हम इसको, फिर अभी भी समझ नहीं आया। यस सर, अब समझ आ गया। न्यूटन सेकंड है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। एग्जैक्टली, समझ में आया? देखो 40 ठीक है। तो दूसरी फोर्स का इम्पल्स था, वो हॉरिजॉन्टल लग रही है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 40 साथ मल्टीप्लाई नहीं किया ना, 4 क्यों करेंगे 4, बिकॉज 40 इटसेल्फ इम्पल्स है। 40 यूनिट चेक करो, न्यूटन इनटू सेकंड, इसके यूनिट चेक करो 60 न्यूटन सेकंड, राइट? तो ये गलती मत करना भाई, दिस इज बेसिक सी बात है, बट ये मुझसे गलती हो जाती है। क्या फोर्स नहीं निकाल रहे इस एरिया अंडर द कर्व का, इस एरिया अंडर कर्व का यूनिट्स क्या होंगे, मुझे सिंपल सी बताओ, फोर्स न्यूटन एंड सेकंड, ठीक है? और मसला ये कि आप लोग जो है यहाँ पे मैथ से मार्क खाते हो, अब मैथ्स आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे, करेक्ट? फजान बात कर रहे हो ना तुम? ठीक है सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं? सर क्लियर नहीं हुआ? जी सर, आ गया सर। जो हम पिछले न्यूमेरिकल करते थे उसमें तो सर हम टाइम की वैल्यू लिखते थे क्योंकि वो फोर्स होती थी। जी जी जी, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया, ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये टेंशन क्या होती है, फोर्स होती है ना, 2t इंटू टी, 2t इंटू टू क्या है, सेकंड्स है, ठीक है? देखो 2 सेकंड्स लिखा हुआ है, तो आपने टेंशन को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो फिर वो पूरा इम्पल्स बना। मैं और दिखाता हूँ आपको, लेट्स से हियर, राइट? ये जो बॉल ने स्ट्राइक किया था बेसबॉल बैट के ऊपर, ठीक है, कितनी फोर्स थी, एफ एवरेज एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.75 एक्सपोनेंशियल -3, दैट वाज द 0.75 मिलीसेकंड्स। फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, नजर आ रहा है? यस सर, गॉट इट। करेक्ट? तो ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम करके आपने क्या निकाल लिया, इम्पल्स। यहाँ पे एफ एवरेज जो ना फोर्स थी, ठीक है? अब इस केस में भी टेंशन जो है वो फोर्स होती है ना, तो आपने मल्टीप्लाई किया टाइम के साथ, बट यहाँ पे जब आप इसको एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली इम्पल्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं, आप फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप एक स्टेप आगे चले गए। आप इस ग्राफ में चूंकि एफ और टी में ड्रॉ हुआ है एक्स और वाई एक्सिस में, जब आप इसको एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो क्या बनेगा? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ये जो बीच वाला ट्रायंगल रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे निकालोगे? सिंपल, फॉरगेट अबाउट फोर्स एंड टाइम, बताओ। सर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल से निकलेगा। लड़के रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, ट्रायंगल को भूल जाओ, जस्ट बेसिक सा सवाल है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेकंड मिडल रेक्टेंगल? सर ये रेक्टेंगल की होगी लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इनटू या जो भी है, ये लेंथ कितनी है इसकी, 3 -1, ये लेंथ आ गई, 2 जिसे कहते हैं। जी सर। जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। ये कितना होगा लेंथ, ये 2 है, 2 ऐसे निकली, 3 -1, राइट? हाँ या नहीं? यस सर। और इसकी हाइट क्या है, यस रेक्टेंगल की हाइट क्या है? 20। शाबाश, ठीक है। तो एरिया कितना निकला इसका, इस पूरे का 20 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? यस सर, 3 - 1, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो हाइट मैंने ली थी ये 20 थी, ये क्या चीज है, किस एक्सिस पे ड्रॉ हुई है?
ये y एक्सिस फोर्स है। न्यूटन हुई ना ये, यस सर। और ये न्यूटन कौन से एक्सिस पे ड्रॉ हुई हुई है? एक्स एक्सिस ये है सेकंड्स पे, न्यूटन इनटू सेकंड। एग्जैक्टली, तो ये न्यूटन सेकंड किसका यूनिट होता है? इम्पल्स का। इम्पल्स का। आई बात समझ में? तो अब जब तुम इसका एरिया लोगे और इसका एरिया लोगे तो वो यही आएगा, समझ भाई? गॉट इट? यस सर, थैंक यू। चलो जबरदस्त। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? इफ नॉट ये देन ग्राफ अब सर अभी जो आपने ग्राफ दिखाया था, ग्राफ बना हुआ आएगा या हमें खुद बनाना जी जी, होगा? ये सवाल का हिस्सा है बेटा, ये सवाल का हिस्सा है। अच्छा। कैसे कैसे दो करोगे इसको बगैर? तो ओके सर। यू कैन नॉट डू इट, राइट? ये सवाल का हिस्सा है। एनीवेज, कोई सवाल नहीं है तो वी कैन फिनिश द सेशन। जी गाइस, सर मेरे ख्याल में आप आखिरी स्टेप समझा रहे थे। Okay. मैंने समझा दिया। किसका? इस सवाल का? इस सवाल का? Yes, sir. तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब आपने डीए जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो सिंपल इक्वेशन क्या है आपके पास? वेलोसिटी पता है आपके पास, एक्स अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी जो है, और टाइम आप निकाल चुके हो, तो आपने सिंपली एस इक्वल्स टू वी टी लगा दिया, सिंपल डीए आ गया, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट? v इक्वल्स टू एस अपॉन टी का रिलेशन लगाया ना बेसिकली आपने यहाँ पे, बट अलोंग एक्स एक्सिस लगाया। वेलोसिटी आपके पास गिवन है 3090, उसका आपने एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट ले लिया cos 45, टाइम आपके पास गिवन, आप ऊपर निकाल चुके हो 445, तो वहां से आपके पास डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन टिल पॉइंट सी। ये जो पॉइंट सी, सही है, समझ में आ गया। ठीक है भाई बच्चों? Yes, sir.